हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस। तो आज हम क्या करेंगे, देखिए जैसा कि हम क्लास 12th कराते हुए आ रहे हैं, इनफैक्ट उसके सभी सब्जेक्ट कराते हुए आ रहे हैं। तो आज मैं आप सभी के लिए जो पोल साइंस होता है ना आपका 11th क्लास का, उसका प्रैक्टिस पेपर लेकर आई हूँ। आप सभी को पता है कि आपका कल एग्ज़ाम है पोल साइंस का, और एग्ज़ाम को करने के लिए अगर आपको उसमें फुल मार्क्स लाने हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो ये किस सेशन के बच्चों के लिए 2021 टू 2022 के बच्चों के लिए मैं प्रैक्टिस पेपर लाई हूँ। तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है फटाफट से। अगर आपने लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर दीजिए। दूसरा काम क्या करना है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वो योनिक क्लासेस के नाम से। ठीक है, मैं यहाँ पे योनिक क्लासेस लिख देती हूँ, योनिक क्लासेस तो पता ही है उससे, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज हम फिर सॉल्यूशन करेंगे पोल साइंस का, आपका इन हिंदी करेंगे। ओके, तो जो बच्चा हिंदी मीडियम से है, जिसको पोल साइंस पढ़ने में दिक्कत होती है, कोई भी क्वेरी है, और इस साल आपका सिलेबस कट करके भी इतना ज़्यादा ऐड हो गया है तो उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। तो आपको जैसा कि इससे थोड़ा पैटर्न का पता चल जाएगा। देखिए, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 90 मिनट्स का होगा। 90 मिनट दी जाएंगे आप सभी को एग्ज़ाम करने के लिए, यानी कि 1.5 घंटा। ठीक है, और आपका कितने मार्क्स का होगा, ये टोटल ये होगा 40 मार्क्स का। अब कुछ इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं, क्योंकि आप सभी को अभी कुछ भी नहीं आया है आगे से, तो पता नहीं चल रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या दिया गया है कि आपके सेक्शन होंगे क ख ग, 3 खंड होंगे, यानी कि 3 सेक्शंस होंगे ABC। ठीक है, तो जो पहला सेक्शन है हमारा ए यानी कि क, उसमें 24 क्वेश्चंस आएंगे, बट आपको टोटल करने हैं 20 क्वेश्चंस। ठीक है, फिर उसके बाद बी में भी सेम तरीका है कि 24 आएंगे एंड 20 क्वेश्चंस हमको करने हैं। और फिर आपका जो सी होगा यानी कि ग वाला, उसमें आपको 12 क्वेश्चंस दिए गए होंगे और 10 आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ये आपका एग्जाम में भी सेम यही पैटर्न रहेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्या कराऊंगी, सभी के सभी क्वेश्चंस कराऊंगी, क्योंकि हमें एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए करेंगे हम। अब देखो, आपका नीचे दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही सही विकल्प है। एक से अधिक विकल्पों को चिन्हित करने पर अंक नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपका मतलब क्या है, यहाँ पे इन्होंने कहा कि OMR शीट मिलेगी आपको करने के लिए, तो जो करेक्ट आंसर होगा उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं आपको ABCD, तो उसमें से कोई एक ऑप्शन ही करेक्ट होगा। अगर आप दोनों को करेक्ट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर A निकल के आ रहा है, लेकिन आप A एंड B दोनों को ही मार्क कर देते हैं वहाँ पे, तो आपका वो क्वेश्चन जो है वो गलत माना जाएगा और उसका कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। एंड देन लास्ट आपका क्या है, आपका जो एग्ज़ाम है वो 50 मार्क्स का है वैसे तो, बट उसको हम 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वो आपका 40 मार्क्स का बन जाएगा। तो ये आपका काम नहीं है, ये टीचर्स के ऊपर है, वो कैसे करके करेंगी वो उनको ध्यान में रखना है। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी नकारात्मक अंकन नहीं है। नकारात्मक अंकन मीन्स नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। गॉट इट। अब चलते हैं फटाफट से अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले सेक्शन ए देखेंगे। हाँ जी, तो सेक्शन ए हमारे पास आ गया है, यानी कि खंड क। इसमें हमें 20 क्वेश्चंस ही ओनली अटेम्प्ट करने हैं, 20 क्वेश्चंस ही हमें सॉल्व करने हैं। लेकिन मैं जैसा कि आपको पहले बता चुकी हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में कि मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चंस कराऊंगी, तो फटाफट से आपको आंसर देते हुए चलना है। जो क्वेश्चन मैं कराऊंगी उसका आंसर देते हुए आपको नीचे चलना है। ओके, चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या है, संविधान सभा की रचना किस योजना के अनुसार हुई। तो जो हमारा संविधान सभा है उसकी रचना किस योजना के अनुसार हुई थी, वो हमारी हुई थी। बताइए जल्दी जल्दी आंसर्स। कमेंट बॉक्स है, कमेंट करके आंसर बताना है, या फिर लाइव चैट में आप बता सकते हैं। 2 ऑप्शन है आपके पास, कैसे भी करके बताइए, लेकिन आंसर सभी को अटेम्प्ट करने हैं। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कैबिनेट मिशन। हम सभी को पता है कि जो संविधान सभा है उसकी रचना किस योजना के तहत हुई थी, कैबिनेट मिशन के तहत, और ये ब्रिटिश के द्वारा ही एक नाम जो था वो दिया गया था, और उसी में हमने अपने संविधान सभा की जो योजना की रचना थी वो आरंभ कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आप सभी के सामने प्रश्न नंबर 2। क्या है, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार किया
तो संविधान सभा के जो सदस्य निर्वाचित किए गए थे उनका निर्वाचन किस प्रकार किया गया, यानी कि जो चुने थे उनका चुनाव, निर्वाचन मतलब चुनाव होता है, ठीक है। तो जो संविधान सदस्य हैं, संविधान सभा के सदस्य हैं, उनका निर्वाचन यानी कि चुनाव किस प्रक्रिया से किया गया। ऑप्शन नंबर ए है आपका राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं द्वारा, बी है जनता द्वारा, सी है 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से, एवं चौथा है आपका ब्रिटिश सरकार द्वारा। तो करेक्ट आंसर बताइए फटाफट से, आपके पास है कमेंट बॉक्स और लाइव चैट, सभी को बताना है बिल्कुल। ये मत सोचना कि हम गलत बता देंगे तो कुछ होगा, कोई बात नहीं, यहाँ पे किसी को कोई नहीं जानता है तो कोई किसी को जज नहीं करेगा, इसलिए आंसर बताओ। मैं बताती हूँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो हमारे 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य थे उनके द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से इनका चुनाव हुआ था, ठीक है। 2 विधि होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो उससे कौन सी से हुआ था, अप्रत्यक्ष विधि से, आपको ये बात जरूर ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या बोल रहा है, संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या विभाजन के बाद कितनी रह गई थी, ठीक है। यहाँ पे कितनी आएगा, ये कितनी नहीं आएगा, कितनी, ओके। तो इसको ठीक कर लीजिएगा, जो हमारे संविधान सभा थी उसके सदस्यों की संख्या वास्तव में कितनी थी, यानी कि देखिए पहले विभाजन से पहले उनकी संख्या ज़्यादा थी, बट विभाजन के बाद की संख्या हमसे पूछी गई है, यहाँ पे बाद जो है मेंशन कर दिया है, इसलिए बाद की संख्या भी हमें याद रखनी है। और जो हस्ताक्षर किए गए थे लास्ट टाइम पे वो कितने सदस्यों ने किए थे ये भी याद रखना है। दोनों बताती हूँ, देखो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 299, ठीक है। 299 जो सदस्य थे उनका, उन सदस्यों की वास्तविक संख्या थी ये 299 संविधान सभा में, ठीक है। विभाजन के बाद, क्योंकि पाकिस्तान में बट गया था हमारा भारत देश, इसीलिए विभाजन हो गया था ना, तो हमारे बचे हुए सदस्य बचे थे 299। और हस्ताक्षर करने के लिए लास्ट टाइम पे संविधान में कौन आया था, कितने आए थे टोटल सदस्य, उनकी संख्या कितनी थी, 284। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि लास्ट टाइम पे हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर करने के लिए कितने लोग प्रेजेंट थे, कितनी संख्या में प्रेजेंट थे, वो थे 284 या फिर 284, ऐसा करके याद कर लीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इन्हीं से क्वेश्चंस निकल के आएंगे आपके एमसीक्यूज़ में और फिर दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए आपको लाइन टू लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपके अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, संविधान सभा में देसी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका तय हुआ। तो जो देसी रियासत थे उनके जो प्रतिनिधि थे उनका चुनाव का तरीका कौन सा तय हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है उनके परामर्श से, सेकंड है निर्वाचन से, थर्ड है जनमत द्वारा, एवं फोर्थ है अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से बताइए, कमेंट है आप सभी के पास, बताना बहुत ज़रूरी है, मैंने जैसे कि कहा। और शेयर नहीं किया वीडियो तो प्लीज़ जाके शेयर कर दीजिए, कोई नया बच्चा जुड़ा है तो लाइक कर दो भाई, और कोई 12th क्लास का बच्चा है, उसके भाई बहन है छोटे तो उनको दे सकता है वीडियो, उनके लिए हेल्पफुल है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उनके परामर्श से। जो देसी जो देसी रियासत थी उनके जो प्रतिनिधि थे उनका चुनाव किस तरीके से हुआ था, उनके परामर्श के द्वारा, उनके सजेशन के द्वारा हुआ था, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। और बी देखते हैं अब, वो सॉरी 5th देखते हैं अब। सो 5th क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या है, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो संविधान सभा है हमारी उसके संबंध में ये जो 4 ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं को पढ़ना भाई बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं को गैप कर देते हो, स्किप कर देते हो, खा जाते हो तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, और 1 नंबर चला जाएगा। देखो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका संविधान सभा की आस्था लोकतंत्र मूल्यों के प्रति अत्यधिक थी। बी है संविधान सभा सार्वजनिक हित का कार्य कर रही थी। सी है संविधान सभा ने संकीर्णता व स्वार्थता से परे रहकर कार्य किया। ये तो सही हो गया ना। लास्ट देखिए, संविधान सभा के सदस्यों में कभी किसी विचार पर मतभेद ही नहीं हुआ।
तो आपका इसमें नहीं पूछा है सही नहीं, तो कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा वही सही। क्यों? क्योंकि जो संविधान सभा है उसमें विचार पर मतभेद नहीं हुआ ये बोला, लेकिन विचारों पर मतभेद बहुत हुए थे, उसके बाद जाकर हमारा पूरा जो संविधान है वो बना है। तो मतभेद तो बहुत हुए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, जो हमें नहीं बताना था इसीलिए। तो डी वाला करेक्ट हो गया यहाँ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? समाज में निर्णय लेने की शक्ति का निर्धारण किया जाएगा। तो जो समाज है उसमें निर्णय लेने की शक्ति का निर्धारण किसके पास है? वो होता है, फर्स्ट ऑप्शन है राज्य द्वारा, दूसरा है संविधान द्वारा, तीसरा जनता द्वारा, एवं चौथा है न्यायपालिका द्वारा। तो करेक्ट आंसर बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में। गलत बता रहे हो जब भी कोई बात नहीं, एटलीस्ट बता तो रहे हो। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जनता द्वारा। जो समाज है, जो सोसाइटी है हमारी, पूरी पूरी समाज है, उसमें निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है? जनता के द्वारा होती है। अब आप सभी सोचेंगे कि वो तो जो सरकार होती है वो करती है, लेकिन सरकार भी तो जनता के द्वारा ही बनती है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। ठीक है, सी को करेक्ट कर दीजिएगा। अगर OMR शीट में ऐसे आता है तो वो, सॉरी, क्वेश्चन पेपर में आपका ऐसे आता है तो OMR शीट अगर आपको नहीं फिल करनी आती है तो मैंने अपने चैनल पर करा रखा है कि किस तरीके से फिल करनी है, उसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसे जाके भी फटाफट से चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है? राजतंत्र में कानून का निर्माण डैश करता है। तो जो राजतंत्र है उसमें कानून का निर्माण कौन करता है? देखिए, राजतंत्र क्या होता है? जिसमें राजा का शासन होता है, यानी कि वहाँ पर कोई लोकतांत्रिक सरकार नहीं होती है, वहाँ पर कोई लोकतंत्र नहीं होता है। तो राजतंत्र से हमारा क्या निकल के आएगा? राजतंत्र में कौन कानून बनाएगा, किसकी वो चलेगी? सबके ऊपर वो चलेगी, राजा की, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब राजतंत्र है, ठीक है, ये हो गया आपका राजतंत्र। राजतंत्र से क्या निकल के आया? राज। राज मीन्स राजा। जो राजा है उसका ही जो रूल है पूरा का पूरा वो चलता है, इसलिए जो कानून है वो भी कौन बनाएगा? राजतंत्र में राजा ही बनाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 8 वाला क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, सेकंड है जवाहरलाल नेहरू, थर्ड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वही जो संविधान सभा है उनके अध्यक्ष थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। जिन्होंने भी सी को करेक्ट किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, क्या है? विश्व के कौन से सर्वाधिक सफल संविधान हैं जो सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाए गए? तो जो विश्व है, हमारा पूरा वर्ल्ड है, उसमें सबसे अच्छे सफल सक्सेसफुल जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कौन से देश के निकल कर आते हैं? आपकी बुक में बिल्कुल बताया गया है, जो कि सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाए गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है भारत, चीन व जापान, सेकंड है ब्रिटेन, भारत व इटली, थर्ड है चीन, ब्राज़ील व बांग्लादेश, एवं फोर्थ है आपका भारत, दक्षिण अफ्रीका व अमेरिका। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, भारत, दक्षिण अफ्रीका व अमेरिका। ठीक है, ये जो है ये हमारे, यानी कि भारत जो हमारा देश है और दक्षिण अफ्रीका और जो अमेरिका है, उनके जो संविधान है वो सफल संविधान है, ठीक है, पूरे विश्व में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों के सिद्धांत का प्रावधान किस देश से किस देश के संविधान से लिया गया? इस प्रश्न पूछा गया है कि जो भारतीय संविधान है हमारा, उससे जो अवशिष्ट शक्तियां यानी कि जो बची हुई शक्तियां हैं, उसका जो संविधान, उसका जो सिद्धांत का प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? हमने अब 5 देशों से लिए गए हैं ना हमारे संविधान, जो है वो उधार का थैला है, ठीक है, उधार का थैला, यानी कि उसने बहुत सारे देशों के संविधानों में से कुछ कुछ चीज़ें जो अच्छी हैं उनको उठाया है ना। तो हमारा ब्रिटेन है, आयरलैंड है, अमेरिका है और फ्रांस है और कनाडा, ये 5 देश ऐसे हैं जिनसे हमने कुछ जो सिद्धांत के प्रावधान हैं वो लिए हैं अपने संविधान में। तो उसमें से एक अवशिष्ट शक्तियों का भी लिया है, वो किससे लिया है वो हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन आपका फ्रांस का संविधान, नहीं, फ्रांस से हमने क्या लिया था? फ्रांस से हमने लिया था स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता का प्रावधान, ठीक है। फिर सेकंड आपका कनाडा का संविधान, हाँ, कनाडा से हमने अवशिष्ट शक्तियों का ये जो है वो लिया था,
ठीक है। और जो हमारा आयरलैंड है उससे हमने क्या लिया था, नीति निर्देशक तत्व लिए थे। और ब्रिटेन का आप सभी को बताना है, इसमें से हमने बहुत सारी चीज़ें ली थी, 4 चीज़ें ली थी इनमें से हमें। और मैं बता देती हूँ, पहली मैं बता देती हूँ, बाकी आपको बताना है कमेंट में। पहली इन्होंने ली थी जो जो जीता वही विजेता वाली चीज़, ठीक है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वाली जो प्रणाली है वो इन्होंने ब्रिटेन से ली थी, हमने, मतलब कि इन्होंने नहीं, हमने ली थी, भारत ने ब्रिटेन से ये चीज़ें ली थी। तो मैंने इन चारों का ही आपको बता दिया है। ब्रिटेन का आपको जल्दी से मुझे बताना है। अमेरिका का भी जो है उन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली थी, ठीक है। और भी दो दो चीज़ें और ली थी, हाँ जी 2 चीज़ें और ली थी, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। चलिए भाई, जब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली का नाम मैंने ले ही लिया, तो ये पूछा गया कि ये प्रणाली है, ये प्रणाली कौन सी है। मैंने बताया था जो जीता वही विजेता है ना, जो सबसे आगे वही विजेता है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन है जो प्रत्याशी अन्यों के मुकाबले आगे हो वही जीतता है। सेकंड है 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। थर्ड है सभी को समान प्रतिनिधित्व मिलता है। फोर्थ है संपूर्ण देश को एक भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। नहीं, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, जो प्रत्याशी अन्यों के मुकाबले आगे हो वही जीतता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर, ये कर लें कलर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या है निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण किसके द्वारा किया जाता है। जो निर्वाचन क्षेत्र हैं हमारे, उनका आरक्षण किसके द्वारा किया जाता है, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन है मात्र निर्वाचन आयोग द्वारा, सेकंड है संसद द्वारा, थर्ड है परिसीमन आयोग चुनाव आयोग की सहायता द्वारा, एवं फोर्थ आपका कार्यपालिका द्वारा। तो करेक्ट आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, जल्दी जल्दी। और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी देख सके, और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, परिसीमन आयोग चुनाव आयोग की सहायता द्वारा। जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनमें जो आरक्षण किया गया है, निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण किसके द्वारा किया गया है, वो किया गया है परिसीमन आयोग चुनाव आयोग की सहायता के द्वारा। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 वाला क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। जो हमारा भारतीय संविधान है, हमारा जो संविधान है, उसके किस अनुच्छेद में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का प्रावधान दिया गया है, तो बताती हूँ मैं आपको। वो दिया गया है 324 के पहले के अंदर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। 324 के पहले के अंदर, 324 अनुच्छेद के पहले के अंदर जो है ये दिया गया है। अब आप सोचेंगे कि पहला क्या होता है भाई, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे बांटी जाती है, जैसे कि जो अनुच्छेद है उसमें कर देते हैं पहला दूसरा तीसरा, और उनमें जो भी प्रावधान होते हैं वो दे दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ये पीछे की नंबरिंग भी याद रखनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन 14 वाला है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद पर बना रहता है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो अपने पद पर कब तक बना रहता है, तो बताइए जल्दी से आंसर। फर्स्ट ऑप्शन है 6 वर्ष या 60 वर्ष जो पहले खत्म हो, दूसरा है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले खत्म हो, तीसरा है 5 वर्ष या 60 वर्ष जो पहले खत्म हो, एवं चौथा है 5 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले खत्म हो। तो करेक्ट आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ। सो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या है, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले खत्म हो। आप सभी को एक एक लाइन जो है अपनी बुक की वो पढ़नी है, आपकी बुक में दिया गया है। एनसीईआरटी बुक को उठाइए और उसे अच्छे से पढ़ लीजिए एकदम। उसको पढ़ लेंगे तो मतलब सब आ जाएगा, ठीक है। और चैप्टर कौन सा है, चैप्टर नंबर आपका वो चुनाव और प्रतिनिधित्व वाले से लिया गया क्वेश्चन, आप सभी को पता होगा। और जो पहले वाला था वो भी उसी से लिया गया था। नेक्स्ट देखिए भाई, अगला आ गया, क्या है प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा है। तो पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा कैसा है, बताइए। 2 स्तरीय, 1 स्तरीय या त्रिस्तरीय या फिर निर्धारित नहीं। तो बताइए जल्दी से, पंचायती राज व्यवस्था आपने पढ़ी है अपने कौन से चैप्टर से पढ़ी है, बताइए बताइए जल्दी से। चैप्टर आपका है स्वशासन वाले से पढ़ी आई थिंक, है ना, उसी से पढ़ी है, हाँ। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, त्रिस्तरीय। जो त्रिस्तरीय है वो है ना पंचायती राज में, त्रिस्तरीय, याद होगा आप सभी को, वो चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है।
उसका ढांचा है त्रिस्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, क्या है, किसने सत्ता के आर्थिक तथा राजनीतिक विकेंद्रीकरण पर बल दिया। तो किसने दिया था सत्ता के आर्थिक व राजनीतिक विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है बंटवारा करना, विभाजन करना, ठीक है, बंटवारा करना। तो आर्थिक और राजनीतिक विकेंद्रीकरण पर किसने बल दिया था, वो दिया था महात्मा गांधी ने। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। जिन्होंने भी महात्मा गांधी को करेक्ट किया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 17वां, क्या बोल रहा है देखिए 17 वाला, समानता भी उतनी ही निर्णायक है जितनी की स्वतंत्रता, उपरोक्त मत का समर्थन किया है। तो ये जो आपको पूरा का पूरा दिया गया है कि समानता भी उतनी ही निर्णायक है जितनी की स्वतंत्रता, ठीक है, ये किसने बात की थी बताइए जल्दी से। ऑप्शंस आपके हैं ये चारों के चारों, जल्दी जल्दी देखकर बताइए कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शंस देखिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो ये आपका सेकंड बुक से आया है चैप्टर का नाम आप बताइएगा कि कौन से चैप्टर से आया है, ठीक है। मैं इसका करेक्ट आंसर बताती हूँ। कार्ल मार्क्स, जो कार्ल मार्क्स है हमारे, उन्होंने कहा था कि जो समानता है वो भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी की स्वतंत्रता, यानी कि समानता भी होनी चाहिए और स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, दोनों ही बराबर हैं। इसलिए आपका बी वाला करेक्ट है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने ये जो कथन है वो कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या है, प्लेटो की पुस्तक का नाम बताओ। जो प्लेटो है उसकी पुस्तक का नाम क्या है बताइए जल्दी से। फर्स्ट ऑप्शन है द रिपब्लिक, सेकंड है पॉलिटिक्स, थर्ड है हिंद स्वराज एवं आपका फोर्थ है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से भाई, फास्ट फास्ट करेक्ट आंसर बताइए। देखिए जो हिंद स्वराज है वो महात्मा गांधी ने लिखी थी, पॉलिटिक्स किसने लिखी थी, और द रिपब्लिक एंड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा था, जल्दी से बता दीजिए आंसर। हाँ जी, तो करेक्ट आंसर आपको मैं बताती हूँ। जो प्लेटो है उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, उन्होंने लिखी थी द रिपब्लिक, ठीक है, द रिपब्लिक लिखी थी उन्होंने, तो ये आंसर आपका करेक्ट है। फिर जो हिंद स्वराज थी वो मैंने आपको बता दी थी कि महात्मा गांधी ने लिखी है, और जो आपकी पॉलिटिक्स है वो आपकी अरस्तु ने लिखी थी, और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका रूसो ने लिखा था, ठीक है। तो आपको ये चारों बुकों के नाम याद होने चाहिए और उनके राइटर के नाम भी याद होने चाहिए। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कोई भी पुस्तक का नाम देके या फिर कोई भी राइटर का नाम देके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 वाला, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में नीचे लिखे कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है। तो जो हमारा राजनीतिक सिद्धांत है उसके बारे में जो नीचे लिखे गए हैं इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, ये हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है राजनीतिक सिद्धांत का क्रमशः विकास हुआ। क्रमशः का मतलब होता है सीरीज वाइज, ठीक है। और सेकंड है आपका राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक अवधारणाओं यथा स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय को मूल्यों के रूप में स्थापित करता है। तो ये भी आपका करेक्ट है, ये दोनों ही ऑप्शन आपके सही हो गए, तो ये तो करेक्ट नहीं होगा। फिर सी है राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य सामयिक घटनाओं को सही रूप से आंकलित करने से नहीं है। डी है आपका राजनीतिक सिद्धांत मौजूदा राजनीतिक अवधारणाओं की परिभाषा को स्पष्ट करता है। तो करेक्ट आंसर फटाफट से बता दीजिए। आपके पास 4 ऑप्शन है, मैंने रीड भी कर दिए हैं, अब आपको करेक्ट आंसर बताना है। गलत बता रहे हैं कोई बात नहीं, गलत है तो कोई नहीं है भाई, आपको आंसर पता चल जाएगा। एटलीस्ट आप दे तो रहे हैं, इसीलिए आंसर जरूर बताना है आप सभी को। तो करेक्ट आंसर देखते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे कथन सही नहीं है वो बताना है, इसलिए आपका कथन जो सही नहीं है वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। जो सी वाला है वो सही नहीं है, बाकी सभी बिल्कुल करेक्ट हैं, इसलिए सी वाले को हम करेक्ट आंसर कर देंगे। जिन्होंने भी सी को करेक्ट किया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, क्या है क्वेश्चन 20 वाला, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा ने डैश की घोषणा को स्वीकार तथा लागू किया। तो जो 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने किस जो सामान्य सभा है उसमें किस घोषणा को स्वीकार किया था तथा लागू किया था, वो कौन सी थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका समानता की सार्वभौमिक घोषणा, सेकंड है आर्थिक न्याय की सार्वभौमिक घोषणा, थर्ड है धर्मनिरपेक्षता की सार्वभौमिक घोषणा एवं फोर्थ है आपका मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जो था, इसको उन्होंने इनकी घोषणा भी कर दी थी और
लागू भी कर दिया था, यानी कि स्वीकार भी किया था और लागू भी किया था 10 दिसंबर को 1948 को। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है और क्या चीज़ की थी वो भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 वाला क्या है, मानव अधिकारों के पीछे मूलभूत अवधारणा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यह कर्तव्य, यह राज कर्तव्य है। सेकेंड है मनुष्य होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को मानव अधिकार मिलने चाहिए। थर्ड है यह असमानता को बढ़ावा देने का उत्तम साधन है। और फोर्थ है आपका व्यक्तित्व विकास हेतु कम महत्व के हैं। तो इसमें आपको मूलभूत अवधारणा बतानी है। जल्दी से करेक्ट आंसर बता दीजिए। देखिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो मानव अधिकार है उसके पीछे मूलभूत अवधारणा बतानी है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मनुष्य होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को मानव अधिकार मिलने चाहिए। मनुष्य यानी कि इंसान होने के नाते हर व्यक्ति को एक नागरिक होने के नाते क्या मिलना चाहिए, उसके जो मानव अधिकार हैं वो उसके मिलने ही चाहिए। यही उसके पीछे की मूल अवधारणा है इन चार ऑप्शंस में से, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ये बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका 22 वाला क्या है, कांट के विचारों ने अधिकारों की घोषणा प्रस्तुत की। जो कांट है उसके विचारों ने किस अधिकारों की घोषणा प्रस्तुत की थी। हमारे अधिकार भी कई प्रकार के, जैसे कि राजनीतिक हो गया, कानूनी हो गया, और हमारा नैतिक हो गया और प्राकृतिक हो गया। तो हमारे जो कांट है उनके विचारों ने नैतिक अधिकारों की घोषणा जो थी वो प्रस्तुत की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। 23 वाला क्या है देखिए, 23 वाला हमारा है विकास की सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है। जो विकास है हमारा, विकास चैप्टर से आया ये आपका क्वेश्चन। इसमें पूछा गया कि जो विकास है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित थी। किस नदी से संबंधित है भाई, फर्स्ट ऑप्शन है नर्मदा नदी, सेकंड है गंगा, थर्ड है ब्रह्मपुत्र एंड फोर्थ है आपका काली नदी। तो करेक्ट आंसर आपका ए होगा, ऑप्शन नंबर नर्मदा नदी। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, विकास की ऊपर से नीचे की रणनीति का अभिप्राय है। जो विकास है हमारा उसकी ऊपर से नीचे की जो रणनीति है उसका अभिप्राय क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है विकास की परियोजना पर सलाह आम जनता से ली जाती है। सेकंड है विकास की प्राथमिकता व रणनीतियों का चयन राजनीतिक नेतृत्व व नौकरशाह करते हैं। थर्ड है विकास एक संकुचित अवधारणा नहीं है। और फोर्थ है आपका प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित किया जाना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से बता दीजिए भाई। करेक्ट आंसर आपका क्वेश्चन जो ऑप्शन है बी होगा करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमसे अभिप्राय पूछा गया था ऊपर से नीचे की रणनीति का, इसलिए आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे मैंने आपका सेक्शन जो ए है वो कंप्लीट कर दिया प्रैक्टिस पेपर का। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी के जो आगे की वीडियो है वो भी आपकी आज ही डाल दी जाएगी, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। जो 2 सेक्शन बचे हैं वो मैं करा दूंगी फटाफट से, इसलिए अभी इसको अगर देखा है इसको इतने रिवाइज़ कीजिए, और भी बाकी जो है आपका उसको रिवाइज़ कर लीजिए और टेंशन मत लीजिए, और अपने पेपर की अच्छे से तैयारी कीजिए। और फुल मार्क्स आने हैं सभी को, मेरे को बताना भी है कमेंट करके, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, लाइक करना है। अगर अच्छी लगी हो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, यूनिक क्लासेस के नाम से है, और इंस्टाग्राम आईडी ज्वाइन करनी है वो भी यूनिक क्लासेस के नाम से है। बाय द वे अभी पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।